ओके। तो मायोपिया, सर डॉक्टर मेघा ने लिखा है मायोपिया में नियर, मतलब नियर साइटेडनेस होती है। बिल्कुल, नियर साइटेडनेस होती है। ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में अपने पास फार साइटेडनेस होती है। नियर साइटेडनेस मतलब पास वाली चीजें दिखेंगी, दूर वाली नहीं दिखेंगी। और ये हाल ही में देखा गया है, याद रखने के लिए, कि जो छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, तो उनमें क्या है कि मायोपिया जो है वो विद इन 3 इयर्स तक डेवलप हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे हैं छोटे से होते हैं, फोन बहुत देखते हैं और उनके मोटे मोटे शीशे लग जाते हैं, लेंजेस लग जाते हैं। वो इसी वजह से है, क्योंकि वो हर टाइम नजदीक की चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से दूर की चीजों की पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है आई की 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, तो वो एकोमोडेट नहीं कर पाती है आई उनकी, क्योंकि वो यूज टू हो गई होती है नियर की चीजें देखने के लिए। ठीक है। तो मायोपिया डेवलप होता है चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन में क्या होती है? नियर साइटेडनेस। ठीक। अब नेक्स्ट जो टर्म है, जो बेसिक ये जो बिल्डअप था जिस टर्म के लिए, वो है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या चीज होती है? ये होता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिया ड्यू टू एजिंग। ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो पावर जो आई की है, पास की नजर जो है वो खत्म होती जाती है, तो उसी को कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है। प्रेस बायोपिया इज बेसिकली हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है। अब और हम नेक्स्ट ऑर्गन पे चलते हैं। अब है ईयर। अगेन ईयर के लिए एक डायग्राम लगाया हुआ है, उस पर चल के डिस्कस करते हैं। ठीक। फर्स्ट जो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है ऑलरेडी, ये हमारे पास आ गए वर्टिकल कैनाल ऑफ ईयर, ये वाली आ गई हमारे पास हॉरिजेंटल कैनाल ऑफ ईयर, ये वाला आ गया हमारे पास ईयर ड्रम, या इसको हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक। अब यहाँ तक अगर हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है हॉरिजेंटल कैनाल की या वर्टिकल कैनाल की, उसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। सबको क्लियर है ये? सेकंड जो है हमारे पास मिडल ईयर, तो ये वाला हमारे पास है मिडल ईयर। ठीक। अब इसमें जो मिडल ईयर कैविटी है, इसको हमारे पास टिम्पेनिक बुला भी कहते हैं, ये लिखा है टिम्पेनिक बुला। ठीक है। अगर इस टिम्पेनिक कैविटी की या फिर यहाँ पे ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। सिमिलरली ये हमारे पास वाइट जो बोनी ऑसिकल्स आपको दिख रही हैं, ये हमारे पास है इंटरनल ईयर, और इसकी इन्फ्लामेशन को बोलेंगे ओटाइटिस इंटरना। ठीक। अब डिफरेंट हमने सर्जरीज भी पढ़ रखी थी। एक्सटर्ना के लिए कौन सी सर्जरी थी? आप चैट बॉक्स में बताएंगे लिख के। ओटाइटिस एक्सटर्ना। जैप्स। हाँ, जेप्स सर्जरी या ऑपरेशन। ठीक है। और इंटरनल अपने पास अगर ये हो जाए, ओटाइटिस मीडिया हो जाए, इसके लिए कौन सी सर्जरी थी? बुला बुल्ला ओस्टियोटॉमी। ओस्टियोटोमी। ठीक। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्विमर्स ईयर। अब इस टर्म में कुछ है नहीं उतना, लेकिन अगर ना पता हो तो पेपर में मुश्किल हो जाती कि अरे यार ये क्या चीज है। तो जब भी कभी एनिमल कोई भी बात करता है या फिर स्विम करता है कहीं किसी पॉन्ड में या कहीं पे, उसके बाद जो ओटाइटिस एक्सटर्ना डेवलप होता है, उसको कहते हैं स्विमर्स ईयर। ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है मरिंजियोटोमी।
NGOTMI। ये मायरेंजियोटोमी क्या होती है? हमारे पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये है, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। कुछ कभी कभार हमें इस मेम्ब्रेन का पंचर करना पड़ता है टू गेट द सैंपल फ्रॉम द मिडल ईयर, और किसी और मतलब कि एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर के लिए। ठीक है, तो उस ईयर ड्रम में छेद करने को कहते हैं मरिंजियोटोमी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये मत करो, कान बहुत अच्छे से साफ मत करो, अंदर तक नहीं डाला करो लंबी लंबी स्टिक्स, कान का पर्दा फट जाएगा। जो पर्दा फटता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ही होती है। अब पर्दा फट जाएगा तो तू बहरा हो जाएगा। ठीक है, तो बहरा होना, क्या ये ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हील करते हैं? तो यस, हील करते हैं अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, अगर कंप्लीटली लॉस हो गया है फिर हीलिंग मुश्किल होती है, बट अगर छोटा मोटा क्या कहते हैं उसको, डिफेक्ट हो गया है, तो उस केस में ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की हीलिंग होती है। तो मेरिंजियोटोमी हमारे पास यही प्रोसीजर है जो हमारे पास ईयर ड्रम में ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं, बिल्कुल निडल जितनी ओपनिंग रहती है, उससे हम इंटरनल ईयर से सैंपल ले सकते हैं, या हमें कोई अगर स्वैब लेना है या कुछ कुछ भी करना है वहां पे, या अंदर देखना है, मिडल ईयर की स्कोपी करनी है, तो उस केस में हमारे पास ये प्रोसीजर काम में आता है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है जिसका नाम है ओरल पॉलीस्टीएटमॉस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास मिडल ईयर में, ये जो है इस मिडल ईयर में ऐसे स्क्वेमस सेल आ जाए वॉल पे, स्क्वेमस सेल बन जाते हैं जो हमारे पास केराटिन प्रोड्यूस करते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं ओरल कोलिस्टेमोमास। ठीक है, इसमें केराटिन प्रोड्यूस होगा हमारे पास मिडल ईयर में। ठीक है, अगेन पूछा जाता है एग्जाम में। अब जैसे हमारे पास ओल्ड एज के साथ साथ विजन जो है वो कमजोर हो रही थी, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा था, वैसे ही विद एज सुनना भी थोड़ा कम हो जाता है, और उस विद एज डिप्रेशन इन हियरिंग, उसको कहते हैं प्रेस बाय क्यूसिस। ठीक, ये क्या है? एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। ठीक, तो ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं जो ईयर में इंपॉर्टेंट है। ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गई, मीडिया हो गई, इंटरना हो गई, उसके बाद हमने डिस्कस किया मेरिंजियोटॉमी, उसके बाद डिस्कस किया स्विमर्स ईयर, उसके बाद डिस्कस किया ओरल कोलिस्टेटोमास, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रेसबाइक्यूसिस। ठीक, अब सर हम ये नेक्स्ट, लास्ट में एज रिलेटेड का उसका नाम क्या है सर? प्रेसबाइक्यूसिस, ये आपको प्रेस। पीपीटी में भी, हाँ पीपीटी में भी मिल जाएगा, ये लिखा हुआ लास्ट में, प्रेसबाइक्यूसिस। जैसे वो अपने पास विजन वाला था प्रेसबाइओपिया, प्रेस बाई तक सेम है, प्रेस बाई ओपिया था उसमें, इसमें है क्यूसिस। ठीक, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन का हम डिस्कस करते हैं। यस, पिक्चर लगाइए। तो फर्स्ट, पिछली स्लाइड में जो है पहले वो वाली टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सीलियोटॉमी। सीलियोटॉमी सिंपल, एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ से इंसिजन लगा दो, क्रेनियल एब्डोमेन में लगा दो, ये अपने पास अम्बिलाइकस है। ठीक है, कॉर्डल एब्डोमेन में लगा दो, ये अपने पास जो दिख रही है लाइन, ये है वेंट्रल मिड लाइन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कौन सा स्ट्रक्चर रहता है? लीनिया अल्बा। ठीक है, लेटरल वाली साइड यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास रहता है मसल रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक, तो हमारे पास ये जो वेंट्रल मिड लाइन है, ये हमारे पास बेस्ट साइट रहती है इंसिजन के लिए।
तो अगर हमें जैसे यहाँ पे अपने पास स्टोमक होगा, यहाँ पे लीवर होगा, ठीक है, यहाँ पे किडनीज होंगी दोनों, यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक। और बाकी इंटेस्टाइन्स रहते हैं, यहाँ पे रेक्टम होगा, ये एनएस है अपने पास, ठीक है। अब ये फीमेल है तो यहाँ पे वजाइना है, ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, स्प्लीन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पेनक्रियास रहेगा, और कौन सा रहता है, कोलन यहाँ पे रहता है, ठीक। तो ये डिफरेंट लोकेशन है ऑर्गन। तो हमें एब्डोमेन का अगर कोई भी ऑर्गन देखना है तो हम वेंट्रल मिड लाइन इंसिजन लगाते हैं। जैसे कि ओवीएच की अगर बात करें तो क्या साइट रहती है अपने पास ओवीएच के इंसिजन की, 2 to 5 सेंटीमीटर कॉर्डल टू अम्बिलाइकस, अम्बिलाइकस से 2 से 5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पीछे यहाँ इंसिजन लगाया, राउंड अबाउट 1.5 इंच इंसिजन में भी हो जाती है। बट इंसिजन आप बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सर्जन। तो यहाँ पे याद रखने की बस इतनी ही बात है। व्हाट इज द साइट ऑफ इंसिजन फॉर OVH? इट इज 2 to 5 सेंटीमीटर कॉर्डल टू द अम्बिलाइकस एट वेंट्रल मिड लाइन, ठीक है, ये वाली जगह पे। फिर हम निकालते हैं, ओवेरो हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, ठीक है, ओवेरोटोमी और ऊफरेक्टोमी, ठीक है। जब हमारे पास नॉर्मल ओवरीज को निकाला जाता है उसको ओफरेक्टोमी बोलते हैं, और जब एबनॉर्मल को निकाला जाता है तो उसको ओवेरो एक्टोमी बोला जाता है, ठीक। अब अब आते हैं अपनी डेफिनेशंस पे। सबसे पहले है सीलियोटोमी। तो एब्डोमेन को अगर हमने वेंट्रल मिडलाइन से खोला या इवन थोड़ा लेटरल वाली साइड से भी खोला तो उसको बोलेंगे सीलियोटोमी, ठीक। तो अगर हमने एब्डोमेन को जैसे लार्ज रेमिनेंट्स को खोलते हैं कहाँ से, फ्लैंक रीजन से, ये अपर फ्लैंक रीजन से अगर हमने खोल दिया, राइट से खोला या फिर लेफ्ट से खोला, तो जब हम फ्लैंक से खोलते हैं तो उसको ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस उसको लेपेरोटोमी कह देते हैं, ठीक है। फ्लैंक रीजन से अगर अप्रोच रहेगा तो अब लेप्रोटोमी ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। और नॉर्मली अगर हम ओपन करते हैं वेंट्रल मिडलाइन से या वेंट्रल पैरामीडियन से अप्रोच करते हैं तो उसको बोलेंगे सीलियोटोमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जैसे यहाँ तक एब्डोमेन है तो यहाँ पे एक हमारे पास डोम शेप्ड मस्कुलो टेंडिनस स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे पास होता है डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम रहता है तो डायाफ्राम में 3 ओपनिंग्स बताई थी मैंने, ठीक है। अपने पास थी एक, दो और तीन, दूसरी इधर थी। तो ये वाली हमारे पास थी केवल, ये वाली थी अपने पास OESOPHGI इसोफेजाई, और ये वाली थी अपने पास एओर्टिकस, ठीक है। तो क्या होता है जो इसोफेजल वाली है हाइएटस इसोफेजाई, इससे क्या है स्टोमक वगैरह या कोई एब्डोमिनल कंटेंट्स या एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं तो वो इसके थ्रू थोरैक्स की में घुसने की कोशिश करते हैं। तो जिसको कहते हैं हाइएटल हर्नियाज, मोस्टली हाइएटल इसोफेगस से होते हैं, हाइएटल हर्निया। बहुत रेयरली अपने पास एओर्टिकस और केवल से हो सकते हैं क्योंकि ईसोफेगस गट का पार्ट है और इस यहाँ से इजी होता है। तो हाइटल हर्नियाज आर कॉमन थ्रो हाइटिस ईसोफेजाई, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है पाइलोरोएक्टोमी, ये क्या चीज होती है। अब जैसे ये हमारे पास आ गया ईसोफेगस, ये स्टोमक है और ये यहाँ से ऐसे डियोडेनम में मुड़ रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है स्टोमक का इसको बोलते हैं पाइलोरस, ठीक। तो इस पाइलोरस को अगर हम कभी कभी क्या होता है कंडीशन क्या होती है पाइलोरस स्टीनोसिस, मतलब ये बहुत नैरो हो जाता है अंदर से बिल्कुल,
तो जो कंटेंट होता है स्टोमक का वो आगे नहीं जा पाता, लिक्विड लिक्विड पोर्शन निकल जाता है, लेकिन जो भी सॉलिड फूड है वो स्टोमक में रहता है, जिसकी वजह से स्टोमक की डायलेटेशंस होती हैं। ठीक है, और पेनफुल कंडीशन रहती है काफी, गैस्ट्राइटिस बना रहता है, वोमिटिंग कॉमन रहती है। तो उस केस में क्या, पाइलोरिक स्टीनोसिस हो रखा होता है। अब पाइलोरिक स्टीनोसिस में हम क्या करते हैं, पाइल इस वाले पार्ट को काट के ही निकाल देते हैं, एक्टोमी कर दी। अब लास्ट क्लास में मैंने बोला था ओटोमी, एक्टोमी, प्लास्टी, रैफी। ठीक है, ये ओस्कोपी, ओ ओस्टोमी। ठीक है, अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ओटोमी हो गया सिंपल हमारे पास ओपनिंग किसी भी ऑर्गन की, देन देर आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर क्लोजिंग। एक्टोमी ये होता है अपने पास रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट। ये बेसिकली क्या है अपने पास, सुफिक्सेस। ठीक है, सुफिक्सेस हैं, ये किसी भी वर्ड के आगे लगे हैं तो उसका मतलब ये नेचर ऑफ द ऑपरेशन है कि क्या नेचर होगा ऑपरेशन का। नेक्स्ट है प्लास्टी, तो प्लास्टी होता है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, रैफी होता है अपने पास रिपेयर। अरे ओके, आई थिंक कुछ प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो here we are again. So is it visible to everyone? सर ब्लैक की जगह और पेन यूज कीजिए ना सर। ब्लैक में कम दिख मतलब पता कम चलता है। इस पे कम, ब्लैक की जगह और कलर चाहिए, हाँ सर। कौन सा, ब्लू या रेड या येलो? रेड कर लो सर। ओके, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो सफिक्सेस यूज होते हैं। तो हम पहुंचे थे प्लास्टी पे। प्लास्टी में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद रेफी में होता है रिपेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ओस्कोपी, मतलब जैसे हमारे पास होती है लेपेरोस्कोपी। तो लेपेरोस्कोपी में क्या होता है, हम एक जैसे ये वाला है, एक निक मार दिया हमने यहाँ एब्डोमेन में, यहाँ से हमने अपना इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल दिया। इंस्ट्रूमेंट से कैमरा होता है बेसिकली इसके बीच में एक टनल रहता है जिससे हम फोरसेप्स भी डाल सकते हैं, फोरसेप, और उसी फोरसेप से अंदर काम होता है। एक दूसरी साइड से लगाते हैं कॉन्ट्रालेटरल साइड से, यहाँ से एक और हमने इंस्ट्रूमेंट पास किया, तो इसके में भी कैमरा लगा रहेगा। और इससे हम देखते हैं, यहाँ जैसे कैमरा है, कैमरा से देखेंगे ऑर्गन, तो ऑर्गन को मैनिपुलेट करेंगे इस फोरसेप्स से। तो ऐसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो जब ये सर्जरी हो जाएगी, इनको हम बाहर निकाल देंगे और जो ये इंसिजन है इसको सुचर कर देंगे। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे इंसिजन है इसको सुचर कर देंगे। तो ऐसी वाली प्रोसीजर जिसमें हमारे पास छोटी सी ओपनिंग बनाई जाए फिर उसको बंद कर दिया जाए, वो होती है ओस्कोपी। और ओस्टोमी होती है परमानेंट ओपनिंग। परमानेंट मतलब फॉर सम टाइम इट कैन बी, और फॉर द होल लाइफ। ठीक है, जैसे होल लाइफ की अगर एग्जांपल देखें तो यूरिथ्रोस्टोमी। और अगर हम थोड़े से टेम्परेरी की बात करें तो ट्रैकियोस्टोमी, जिसमें हम ट्रकिया में आर्टिफिशियल ट्रैकियोस्टोमी पाइप डालते हैं जब तक एनिमल का अपर एयरवे जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। और यूरिथ्रोस्टोमी हम करते हैं जब हमारे पास एनिमल में
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आगे जो यूरिथ्रा है वो डैमेज हो जाए, या ब्लैडर को रप्चर होने से बचाना है तो यूरिथ्रोस्टोमी कर दी। जैसे कि यूरिथ्रोस्टोमी हमारे पास कॉमन है टॉम में, पीयू की जाती है उसमें। पीयू का मतलब है पेरिनियल यूरिथ्रोस्टोमी। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, जो 6 टर्म्स हैं ये। ओटोमी, एक्टोमी, प्लास्टी, रैफी, ओस्कोपी एंड ओस्टोमी। ठीक है, तो ये सुफिक्सेस जहां पे भी लगे हैं तो एक वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला वर्ड डिनोट करता है अपने पास कौन सा ऑर्गन है, और सुफिक्स करता है डिनोट कि किस टाइप की सर्जरी है। ठीक, अब लेट मी क्लियर द स्लाइड, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, ये पाइलोरिस की बात कर रहे थे हम, यहीं से है आगे। तो ये हमारे पास स्टोमक आ गया, पाइलोरस से घूम गया, अब आया अपने पास ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के बाद आ गया ज्यूजिनम। ठीक है, तो अगर हमने पाइलोरस को निकाल दिया इतना पार्ट, पाइलोरोएक्टोमी कर दी, ठीक है, निकाल दिया बाहर, तो अब हमने स्टोमक को डायरेक्टली जोड़ दिया ड्यूडेनम के साथ। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को, जिसमें हम स्टोमक को ड्यूडेनम के साथ जोड़ते हैं, उसको कहते हैं बिल रॉथ प्रोसीजर फर्स्ट। ठीक है, और यहीं पे अगर हम स्टोमक को ड्यूडेनम के बजाय डायरेक्टली ज्यूजिनम से जोड़ते हैं, ठीक है, अगर ज्यूजिनम से जोड़ रहे हैं तो उसको स्टोमक विद ज्यूजिनम, उसको कहते हैं बिलरॉथ प्रोसीजर सेकेंड। ठीक है, या इसको स्टोमक को जैसे हम गैस्ट्रो बोलते हैं, तो इसको हम गैस्ट्रो स्टोमी भी कह सकते हैं। क्योंकि स्टोमी क्यों, क्योंकि परमानेंट ओपनिंग बना दी हमने स्टोमक से डियोडेनम में। सिमिलरली गैस्ट्रो जिजुनोस्टोमी, ठीक है, गैस्ट्रिक से duodenum में ओस्टोमी क्यों, क्योंकि परमानेंट ओपनिंग, स्टोमक को हमने परमानेंटली अटैच कर दिया है ज्यूजिनम से। तो ये हो गया बिलरॉथ प्रोसीजर सेकंड और फर्स्ट। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिलरॉथ फर्स्ट प्रोसीजर में क्या होता है और बिलरॉथ सेकंड में क्या होता है। फर्स्ट में ड्यूडेनम के साथ स्टोमक, और सेकंड में ज्यूजिनम के साथ स्टोमक को परमानेंटली अटैच कर दिया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है जीडीवी। सिंपल सी टर्म में हमने इसमें भी कहा था, इसका एक इंपॉर्टेंट हमारे पास साइन, रेडियोग्राफिक साइन है डबल बबल अपीयरेंस। किसमें देखने को मिलता हमें, एक्सरे में देखने को मिलता है। होता क्या है इस प्रोसीजर में, नॉर्मली मैंने बताया स्टोमक यहाँ पे है, पाइलोरिस यहाँ पे है, पाइलोरिस यहाँ से उठ के चला जाता है इस तरफ, ये वाला उठ के आ जाता है इस तरफ। तो जो भी इससे पेरिटोनियल फोल्ड्स अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं मीजेंट्री भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं ओमेंटम। ठीक है, तो अपने पास ये जो और रोटेशन है स्टोमक का, ये होता है मेजेंटेरिक एक्सिस पे। ठीक है, मेजेंट्रिक एक्सिस पे अपने पास रोटेशन होता है स्टोमक का इन केस ऑफ जीटीवी, गैस्ट्रो डायलेटेशन एंड वोल्वोलस। ठीक है, कॉमन इन डॉग्स। ठीक है, डॉग्स में सबसे कॉमन होता है जीडीवी। डबल बबल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो
कंडीशन है वो है गट टाई। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की होगी ये चीज। और उससे अगली कंडीशन है सेसरस कॉर्ड। अगली मैंने स्लाइड पे पिक्चर लगाया हुआ है तो देख लेते हैं। हाँ ये, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक इंटेस्टाइनल लूप है और ये कॉन्टिन्यूस उसी का है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रस्सी की तरह कुछ बंधा हुआ है इंटेस्टाइन में। ठीक, ये क्या चीज है? ये अपने पास है स्पर्मेटिक कॉर्ड। या दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या हो सकता है अपने पास? सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, जब कभी सीरस मेम्ब्रेन में रप्चर हो जाए तो उसके बीच में जो रप्चर है, यहाँ से अंदर वाली साइड सपोज इंटेस्टाइन है बहुत सारी, तो इस रप्चर वाली साइड से कुछ इंटेस्टाइन बाहर आती हैं धीरे धीरे। अब इंटेस्टाइनल लूप बाहर आ गया, ये जैसे इंटेस्टाइनल लूप बाहर आ गया है, ये इसके लिए यहाँ पे धीरे धीरे कंटेंट भरता जाएगा। अब यहाँ से कंटेंट बाहर तो आ गया, लेकिन यहाँ ल्यूमन में जगह कम है तो वापस नहीं जा पाएगा। धीरे 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 करके तो यहाँ पे अपने पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जैसे इसमें हो गई है। यहाँ से कंटेंट आ तो रहा था, आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे टाइट हो गया, यहाँ से टाइट हो गया, अब वापस नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे रुक जाती हैं चीजें। तो इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक है, तो ट्यूब में कहीं पे भी फ्लो में अड़चन आ गई तो पूरी इंटेस्टाइन में फ्लो रुक जाएगा, तो उसकी वजह से पेन वगैरह होता है। तो दूसरी कंडीशन स्पर्मेटिक कॉर्ड किस केस में होती है? जब कभी स्पेशली हॉर्स में अगर कैस्ट्रेशन होता है, तो कैस्ट्रेशन करने के बाद पीछे, अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और ये अपने पास है टेस्टिस। आपको पता होगा हॉर्स में हॉरिजेंटल टेस्टिस रहते हैं। ठीक, तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने कट कर दी, टेस्टिस को स्क्रोटम से बाहर निकाल दिया, तो पीछे रह गई स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, वापस से खिंच जाती है ऊपर एब्डोमेन में। अब ये फ्रीली, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, यहाँ से इसको नॉट लगी हुई है, ये फ्रीली घूम रही है, तो ये इंटेस्टाइनल लूप्स के ऊपर लिपट जाती है, जैसे यहाँ पे लिपट गई है। तो ये लिपट गई है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और इसको कहते हैं इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया, ठीक है, या पेरिटोनियल हर्निया। और अगर यही हर्निया हमारे पास पेल्विक कैविटी में हो जाए तो पेल्विक हर्निया। ठीक है, ये दो तीन नाम है इसके गट टाइप। तो होता कैसे है, या तो सिरोसल रप्चर होता है और उसमें इंटेस्टाइनल लूप्स फंस जाते हैं, या फिर अपने पास स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो उसके आसपास लिपट जाती है। अब सिमिलरली एक और कंडीशन होती है सिसरस कॉर्ड। अब ये क्या चीज है, सिस्टर्स कॉर्ड जो है वो अपने पास इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन है ऑफ कट स्पर्मेटिक कॉर्ड का। जो कट की होती है वो हमारे पास थिकेंड हो जाती है, मोटी हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो जाती है, जो भी हमने काटी, प्रोसीजर अच्छे से नहीं किया, जो हमारे पास एब्डोमेन में स्पर्मेटिक कॉर्ड रही थी, यहाँ से टाई है, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन था, यहाँ पे कंटेमिनेशन कर दिया और ये हमारे पास थिक हो गई और पेनफुल भी बहुत रहती है, तो उसको कहते हैं सेसरस कॉर्ड। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी की। नेक्स्ट है अब हमारे पास स्टर्नल फिस्टुला थोरैक्स में और नीमोसील। नीमोसील को आप ऐसे भी कह सकते हो कि हवा भर रही है लंग्स में के आसपास वाली थोरेसिक कैविटी में बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फर्स्ट वाली डायग्राम में, तो यहाँ पे आपको ये लंग्स वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ ये लंग्स हैं। अब ये लंग्स क्या है, ये हमारे पास कर रहे हैं कोलैप्स। लंग्स के अंदर जो हवा थी वो आ गई हमारे पास प्लूरल सैक में। ये अपने पास क्या है, प्लूरल सैक, इसको हम न्यूमोथोरैक्स भी कहते हैं। अब अपने पास नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, प्लूरल सैक में रहता है नेगेटिव प्रेशर।
ठीक है, जिसकी वजह से री इन्फ्लेशन होती है लंग्स की। बट कहीं पे भी अगर लंग्स के बीच में, क्योंकि लंग्स के अंदर ज्यादा प्रेशर है और प्लूरा में कम प्रेशर है, ठीक है, नेगेटिव कर देता हूँ प्लूरा, पॉजिटिव कर देता हूँ प्लस में, ठीक है। तो जब कभी भी आप, पहले नेगेटिव प्रेशर को समझना, नेगेटिव प्रेशर क्या चीज होती है। आप सब लोगों ने सिरिंज हैंडल की होगी। अब ये हमारे पास सिरिंज है, ठीक है, ये इसका हो गया पिस्टन, ठीक। अब ये सिरिंज अगर हमने यहां से बिल्कुल उंगली लगा दी, अपनी फिंगर लगा दी है इसके ऊपर, ठीक। तो अगर हम अब इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींचेंगे तो नहीं खींचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलप हो चुका है वैक्यूम, ठीक है। और अगर अब हम इसको ज्यादा खींचते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेशर होगा? जो डेवलप होगा प्रेशर, वो होगा प्रेशर नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। अब इस वाली वॉल में टेंडेंसी क्या रहेगी इस रेंज में, अगर कहीं से भी यहां से या कहीं से लीकेज होगी थोड़ी सी, तो वहां से तुरंत एयर जो है इसके अंदर जाना पसंद करेगी, ठीक है। तो एयर जो मूव करती है पॉजिटिव प्रेशर से मूव करती है नेगेटिव प्रेशर की तरफ, ठीक। ऐसा ही हमारे पास न्यूमोथेरेक्स में भी होता है, लंग्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर है और बाहर वाली साइड हमारे पास नेगेटिव प्रेशर है। अगर आप इसको, इस चीज को समझना हो तो आप सिरिंज में ये कर सकते हैं। अब देखो दूसरी एग्जांपल, एक वायल से हम भरते हैं ड्रग, ठीक है। सिरिंज हमने इसमें लगाया, ऐसे बनाता हूँ टेढ़ी वायल, जगह नहीं है। ये वायल है, इसमें हमने सिरिंज लगाया है। तो जैसे हम पिस्टन बाहर की तरफ खींचेंगे, अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है और नेगेटिव प्रेशर की वजह से ही दवाई वायल से सिरिंज में आती है। ऐसे ही हमारे पास, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर रह जाता है, इसके अंदर नेगेटिव। ऐसा ही प्लूरा अपने को लंग्स को वापस खींचती है क्योंकि नेगेटिव प्रेशर होता है। लेकिन जब नेगेटिव प्रेशर नहीं रह जाता, लंग्स में इंजरी हो जाती है, तो यहाँ से हमारे पास जो एयर है वो चली जाती है प्लूरल कैविटी में। तो यहाँ से प्लूरल कैविटी में हवा चली गई, अब ये नेगेटिव प्रेशर गिर गया, तो अपने पास लंग्स जो है वापस से इन्फ्लेट नहीं हो पाते, वापस अपनी शेप में नहीं आ पाते। तो ऐसी एक्सरे हमें तब देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं न्यूमोसील, हवा भर गई है छाती में, या फिर न्यूमोथोरैक्स। अब दूसरी जो कंडीशन, ये हवा हमारे पास या तो बाहर से आ सकती है या फिर लंग की इंजरी से आ सकती है। ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर का कैविटी है, कहीं से भी एयर लीकेज हुआ, इसमें भी आ सकती है। कभी छाती में लग जाती है तो एकदम से, आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, एकदम से टेप से पैक करते हैं वो इसी न्यूमोथोरैक्स को से बचने के लिए करते हैं, ठीक। अब एक और कंडीशन है जो कॉमनली घोड़ों में देखी जाती है, वो है स्टर्नल फिस्टुला। अब ये नीचे वाली साइड जो अपने पास है, ये हमारे पास स्टर्नम है, और यूजुअली कॉर्डल वाली साइड से क्या होता है कि बोन प्लस कार्टिलेज जो रहती है, उसका किसी भी कारण से नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। और उस नेक्रोसिस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक छेद बन जाता है और उस छेद को बोलते हैं फिस्टुला। अब दो कॉमन टर्म्स हैं, SINUS, साइनस एंड फिस्टुला, ठीक है। फिस्टुला की हमारे पास 2 ओपनिंग्स रहती हैं और साइनस की हमारे पास 1 ओपनिंग रहती है। अब कौन कौन सी ओपनिंग है ये? इनर एंड आउटर, और इसमें सिर्फ रहेगी अपने पास आउटर, ठीक है। ये एक साइनस क्या है, ब्लाइंड कैविटी, मोस्टली पुरुलेंट रहती है, पस से भरी हुई, ठीक है। जबकि हमारे पास फिस्टुला जो है ये कनेक्ट करता है, ये एक टनल लाइक होता है, ट्यूब लाइक, टनल या ट्यूब लाइक, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है दो कैविटीज को मोस्टली, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल फिस्टुला की बताता हूँ, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, अब फिस्टुला है, अब ये कौन कौन सी कैविटी को, रेक्टम को और वजाइना को कम्युनिकेट कर रहा है, तो एक ट्यूब लाइक टनल लाइक हो गया। ऐसे ही हमारे पास वेजिको वजाइनल फिस्टुला होता है,
वेजिको यूट्रल फिस्टुला होता है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर वजाइना के साथ या फिर यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ये रहते हैं साइनसेस एंड फिस्टुलास। ठीक है, कोई भी हमारे पास पेनिट्रेटिंग। डॉक्टर साहब, आईपैड वाले डॉक्टर साहब, आपकी माइक ऑन है, आप प्लीज अपनी माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। सो आगे बढ़ते हैं। सर साइनस में एग्जाम्पल क्या रहता है? साइनस में बताता हूँ एग्जांपल आपको। आवाज आवाज कट रही है सर आपकी। साइनस एक बहुत कॉमन सी बताता हूँ, वूंड लिम्ब है हॉर्स की। ठीक, अब ये लिम्ब है तो नीचे से कोई कील चुभ गया। ठीक है, तो कील चुभ गया, कील तो निकल गया, लेकिन इसने बना दिया एक वूंड। ठीक, अब ये कैविटी अंदर की तरफ है, अब इसमें कंटेमिनेशन भी है, तो यहाँ पे डिफरेंट इन्फेक्शन हो गया अपने पास, पस भर गया, न्यूट्रोफिल्स आ गए, तो यहाँ से पस ड्रेन होता रहेगा। तो ये अपने पास इस तरह की ब्लाइंड कैविटी, इसको बोलते हैं साइनस। जैसे अभी मेरे को एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रही है, तो इसको एग्जांपल चलो जैसे ही ध्यान में आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये होता है हूफ फिस्टुला, जैसे ये एग्जांपल मैंने दी, इसको बोलते हैं हूफ साइनस या हूफ फिस्टुला। फिस्टुला कब कहेंगे? अगर ये हमारे पास अंदर जॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जब तक ब्लाइंड है इसको बोलेंगे हूफ साइनस। ठीक, तो यूजुअली साइनस जो है वो ब्लाइंड रहता है, उसकी एक ही ओपनिंग रहती है बाहर वाली साइड, और एक इसका रिजल्ट होता है अपने पास पेनिट्रेटिंग वूंड का। इसकी एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल अभी ध्यान में नहीं है, जैसे ही मेरे को ध्यान में आती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैविटी की तरफ। नेक्स्ट कैविटी है हमारे पास पेल्विक कैविटी एंड यूरोजेनाइटल। तो लेट मी सी, इसके लिए मैंने लगाई है, हाँ। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सिस्टोप्लेजिया। जहां पे भी प्लेजिया वर्ड आता है उसका सिंपल सिंपल मतलब होता है पैरालिसिस। ठीक है, सिस्टो, सिस्टो का मतलब है बैग लाइक पाउच। जो हमारे बॉडी में मेनली दो होते हैं, एक होता है गॉल ब्लैडर और दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, अब सिस्टोप्लेजिया यहाँ पे, और गॉल ब्लैडर के लिए हम जैसे उसमें बाइल होता तो उसके पीछे कॉली लग देता, कॉली सिस्टो। ठीक है, सिंपल सिस्टो है तो वो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में यूरिनरी ब्लैडर को सिग्निफाई करता है, कुछ एक केस में गॉल ब्लैडर भी को भी करता है, बट मोस्टली जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को सिस्टो। अब सिस्टो प्लेजिया, वेरी क्लियर, नाम से क्लियर है, सिस्टो मतलब यूरिनरी ब्लैडर, प्लेजिया मीन पैरालिसिस। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जब वो भर जाता है, नहीं तो डीटर्स मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास काम नहीं कर पाता। नहीं तो जैसे ही स्ट्रेच पड़ता है तो स्ट्रेच से हमारे पास क्या होता है, डीटर्सल मसल्स जो है वो एक्टिव होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास वॉइड होता है यूरिन आउटसाइड द बॉडी अगेन। यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में कौन से मसल्स होते हैं? डिटर्सर मसल्स, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक, तो सिस्टोप्लेजिया हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी। दूसरा आता है हमारे पास सिमिलर सिस्टोरेक्सिस। रेक्सिस मींस
रप्चर। तो क्लियर है, सिस्टो यूरिनरी ब्लैडर, रप्चर, रप्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज सिस्टोरेक्सिस। थर्ड जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है वाटर सीड। ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्क्रोटम के पास जाके टर्म है। इसमें क्या है कि अपने पास जैसे ये स्क्रोटम है, इसके अंदर वाली साइड एक लेयर होती है, यहाँ पे ये बर्नाकुलम होता है, फिर ये फोल्ड होके आती है, फिर एब्डोमेन में जाती। ठीक है, ये वाली अपने पास होती है पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, और ये होती है विसरल पेरिटोनियम। ठीक, अब पेराइटल पेरिटोनियम को यहाँ स्क्रोटम में क्या बोलते हैं, पेराइटल ट्यूनिका वजाइनलिस, और ये होगी विसरल ट्यूनिका वजाइनलिस। तो पेराइटल ट्यूनिका वजाइनलिस और विसरल ट्यूनिका वजाइनलिस के बीच में ये जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं वेजाइनल प्रोसेस। तो वेजाइनल प्रोसेस होता है अपने पास स्क्रोटम में। अब इस वेजाइनल प्रोसेस में अगर बहुत सारा फ्लूइड भर जाए, ठीक, तो उसको हम कहते हैं वाटर सीड। ठीक है, जनरली देखो टेस्टिस से हमारे पास जर्मिनेशन होती है स्पर्म सेल्स की, उस रिप्रोडक्शन आगे चलता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो हमारे पास न्यू जनरेशन आती है। तो ऐसे ही प्लांट्स में न्यू जनरेशन किससे आती है, सीड से। तो एनिमल्स में आ रही है स्पर्म सेल से, तो वो डेवलप होते हैं हमारे पास टेस्टिस में, तो इसलिए टेस्टिस को सीड भी कहा जाता है। तो सीड के आसपास जब पानी भर जाए तो इसी से कॉमन ले टर्म निकल के आई है वाटर सीड। ठीक है, इसका हाइड्रोसिल भी सेम है, हाइड्रोसिल। हाँ हाइड्रोसील भी सेम है, वाटर सील इज कॉमन टर्म, तो हाइड्रोसील हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि है हमारे पास सार्कोसील। अगेन टेस्टिस है, यहाँ पे लिखता हूं, अगर हमारे पास एबनॉर्मली एनलार्जमेंट हो जाए टेस्टिस की, तो उसको बोलेंगे सार्कोसील। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर टेस्टिस का साइज बढ़ जाए उसको बोलते हैं सार्कोसील। ठीक है, अब तीन टर्म्स में बोलूंगा, वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, प्रियापिज्म, पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस। ठीक है, तो प्रियापिज्म आप जल्दी से बता दो, चाहे माइक से बताना है, चाहे उससे बताना है, चैट में बताना है, जल्दी से बता दो कि इनकी क्या है, ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। कंटिन्यू प्रियापिज्म इरेक्शन। इज कंटिन्यू इरेक्शन। हाँ, कॉन्टिन्यूस इरेक्शन बोलते हैं हम प्रियापिज्म को। ठीक है, अब पैराफाइमोसिस, नेवर टू प्रोट्रूड बैक, हाँ, एबिलिटी टू प्रोट्रूड बैक। हाँ, अनएबल टू विड्रॉ पेनिस, able to withdraw penis back into prepuce। ठीक है, और फाइमोसिस, नेवर टू प्रोड्यूस फ्रॉम unable to protrude फ्रॉम टिश्यूज। penis from prepuce because of small preputial ring या ओपनिंग। ठीक, तो ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक, अब हम नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास सबसे पहला
रिग अगर आपने सुना हो, सिंगल रिग, डबल रिग, या इसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, मोनो और डिज्म एंड क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। ठीक है, इसको हम सिंगल रिग भी बोलते हैं, इसको हम डबल रिग भी बोलते हैं, और एक और चीज है हाई फ्लैंकर्स। ठीक है, ये यूजुअली हमारे पास लार्ज एनिमल्स रहते हैं। ठीक, अब देखो, ये हमारे पास एब्डोमेन है यहाँ तक, ये है हमारे पास स्क्रोटम। ठीक, अगर हमारे पास टेस्टिस डेवलप होते हैं एब्डोमेन में, ठीक, दोनों, अब कैसे डेवलप होते हैं, ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये पेरिटोनियल लेयर है, ये यहाँ से इनके ऊपर अटैच होती है, ये यहाँ से पूरी अटैच होती है, और ये यहाँ पे ऐसे। ठीक, ये गैबर्नकुलम यहाँ से अटैच रहता है अपने पास टेस्टिस के ऊपर से, तो स्क्रोटम तक। अब ये गबर्नाकुलम ही टाइट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास डेसेंट ऑफ टेस्टिस होता है स्क्रोटम। अब कभी कभार क्या होता है, ये डेसेंट अच्छे से नहीं हो पाता, तो अच्छे से नहीं होगा, उस कंडीशन में हमारे पास ये तीन कंडीशंस आती हैं। एक टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंच गया, एक एब्डोमेन में रह गया, मोनोर्चिडिज्म। ठीक है, दोनों टेस्टिस एब्डोमेन में रह गए, क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, दोनों टेस्टिस आके, अब ये इंग्वाइनल कैनाल है, यहाँ पे आके फंस गए, इनको कहते हैं हाई फ्लैंकर्स। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल में दोनों टेस्टिस रह गए तो हाई फ्लैंकर्स। अगर एक टेस्टिस स्क्रोटम में है, दूसरा एब्डोमेन में है, तो मोनो ऑर्चिडिज्म या फिर सिंगल रिग। और अगर हमारे पास दोनों के दोनों टेस्टिस एब्डोमेन में रह गया तो क्रिप्टोर्चिडिज्म, और अपने पास डबल रिग उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस यूरोजेनाइटल को लेके। अब इसमें एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये कंडीशंस को लेके गायनाकोलॉजिकल पार्ट से है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता देता हूं, आप इसका आंसर देख लेना कि कॉमनली कौन सी स्पीशीज में ये चीजें देखी जाती हैं। जैसे एक होता है टेस्टिक्यूलर टॉर्शन। ठीक है, टेस्टिक्यूलर टॉर्शन होता है, और दूसरा होता है हमारे पास ये अपना क्रिप्टोर्चिडिज्म, और तीसरा होता है हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, टेस्टिकुलर टॉर्शन किस में कॉमन होता है, क्रिप्टोर्चिडम चिडिज्म किस में कॉमन होता है, और इंग्वाइनल हर्निया ये कौन कौन सी स्पीशी में कॉमन होते हैं। ठीक है, ये स्पीशीज आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, आप बताना, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वाला है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड से, लेक्टोलिथ। हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं, ये टीथ है अपने पास, और ये है अडर। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास ग्लैंड से मिल्क निकल के आता है, टीथ सिस्टरने में कलेक्ट होता है, फिर बाहर आता है। जहाँ पे ये कलेक्ट होता है, यहाँ पे कभी कभार लिथ्स फॉर्मेशन हो जाती है, अगर हमारे पास मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा है मिल्क में, तो उनको कहते हैं लैक्टोलिथ्स। ठीक, नेक्स्ट, ये जो इस पिक्चर में आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं ड्यूक्ला। ठीक है, कौन से डिजिट से डेवलप होते हैं, सेकंड एंड फिफ्थ से डेवलप होते हैं, सेकंड मीडियल वाला और फिफ्थ लेटरल वाला। ठीक,
तो ये अगर इनको हम रिमूव कर दें, किसी नॉर्मली नहीं करते हैं, अगर जैसे इसका ट्यूमर हो जाए, इसका कैंसर हो जाए, या फिर इसका ऐसे इंजरी हो जाए, लेसरेशन हो जाए, उस केस में हम इनको रिमूव कर देते हैं, और इनके रिमूविंग को क्या बोलते हैं? ऑन की एक्टोमी। एक्टोमी फिर से आ गया, मतलब रिमूव कर देते हैं, और ऑन की हम बोलते हैं नेल्स को। नेल्स की इन्फ्लामेशन को भी ONYCHIA, ऑन किया बोलते हैं। ठीक है, नेल्स की इन्फ्लामेशन को। नहीं तो हर किसी की इन्फ्लामेशन ऐसे होती है ना, ITIS लगा होता आगे, तो वो नहीं है, इसमें ऑन किया बोलते हैं नेल्स की इन्फ्लामेशन को। और ऑन की एक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ ड्यूकला। अब ड्यूकला हो गया, हुफ हो गया, ये मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया है कि दीज आर जस्ट द डेवलप्ड नेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पॉलिप। पॉलिप क्या होता है? यूजुअली अडर एरिया में देखने को मिलता है। अडर के ऊपर एक छोटी सी ऐसे मस्सा, किसी किसी जगह पे बोलते हैं, किसी किसी जगह पे मस्सी मस्सी बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ हो जाती है एक टी साइज की, यूजुअली अडर रीजन में देखने को मिलती है, तो उसको कहते हैं पॉलिप। ठीक है। इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट हम इसमें या तो देते हैं ऑटो इम्यूनो थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, IV से हमारे पास ब्लड निकालते हैं और वो लगा देते हैं सबकट में। ठीक। दूसरा हमारे पास एक ड्रग आता है इंजेक्शन, एंथियोमेलिन। तो एंथियोमेलिन हम लगाते हैं 15 ml ऑन ईच साइड ऑफ नेक। ठीक है, एंड रिपीट आफ्टर 3 weeks। ठीक है, तो ये इसका रहता है। बाकी और क्रीम भी आती है, क्रीम थोजा। ठीक। तो ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है मोती की सर्जरी में। अब बात करते हैं हम लेमनेस की। ठीक है, लेमनेस में बहुत सारी टर्म्स हैं और एक एक करके हम समझेंगे उनको। तो हाँ, डायग्राम लगाया है मैंने। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो रिलेटेड टू है शोल्डर जॉइंट, और उसका नाम है स्विनी या शोल्डर स्लिप। ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे जो हमारे पास ये सुप्रास्कैपुलर फोसा है, ये सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है, पैरालिसिस ऑफ सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है ओम आर्थराइटिस। ठीक है, इसी जॉइंट की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं ओम आर्थराइटिस। ऐसे ही हमारे पास हिप जॉइंट के इन्फ्लामेशन को बोलेंगे कॉक्साइटिस, Coxitis, और स्टाइफल जॉइंट के gonadal, इन्फ्लामेशन को बोलेंगे गोनाइटिस। ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है एल्बो से लेके, ये है ड्रॉप्ड एल्बो। यहाँ पे हमारे पास होता है पैरालिसिस ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है। अब ये ह्यूमरस है, इसका मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव रहता है। तो क्या है कि हड्डी के जस्ट बाहर रहती है, हड्डी और मसल्स के बीच में, यहाँ से ट्रेवल करती है रेडियल नर्व। तो जब कभी भी लेटरल रिकमेंसी में होता है एनिमल, स्पेशली हॉर्स, तो ये वाली नर्व यहाँ से डैमेज हो जाती है मसल्स और हड्डी के बीच में फ्रेश होके। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से नीचे वाली जो लिम्ब है उसके रिस्पॉन्सेस डगमगा जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो उसी केस में हम उसको बोलते हैं कि ये हो गया इसको रेडियल नर्व पैरालिसिस। बहुत कॉमन है, स्पेशली जब हम हॉर्स को एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया इन हॉर्स। अगर हम हॉर्स में जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उसका जब रिकवरी फेज रहता है, तो हॉर्स का क्या है कि वो जल्दी से खड़ा होना चाहता है,
तो खड़े होने के चक्कर में अभी मसल स्ट्रेंथ आई नहीं होती, तो वो इधर उधर गिरता पड़ता है, जिस गिरने पड़ने की वजह से रेडियल नर्व पैरालिसिस होना हॉर्स में कोई बड़ी बात नहीं है ड्यूरिंग रिकवरी फेज। ठीक है। अब अगली बात आती है हमारे पास नी को लेके। नी में हमारे पास है कैप्ड नी, या फिर हमारे पास इसको बोलते हैं कार्पाइटिस, या फिर इसी को बोलते हैं पॉप्ड नी। ठीक है। इसमें अगर देखें तो सिंपली इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट का। कौन से जॉइंट का? कार्पल जॉइंट का। प्लस अगर कैप्ड नी है तो मतलब जॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि हमारे पास बर्साइटिस में बर्सा बन जाता है, या फिर बहुत देर तक अगर रगड़ लगे तो कैरेटिनाइज टिश्यू बन जाता है, तो एक कैप सी बन जाती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसको कैप्ड नी बोलते हैं या फिर पॉप्ड नी। तो कार्पाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन तो चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। कैप जो लग रहा है वो इन्फ्लेमेशन के बाद ही लगता है। ठीक। अब नी की डिविएशन की बात चेक करेंगे। यहाँ पे मैं अलग से दो लिम्स बनाऊंगा। ये नॉर्मल वाली है हमारे पास लिम्स। ठीक है। और ये इस लेवल पे हमारा क्या है, यही कार्पल जॉइंट। ठीक। अब अगर ये ऐसे हो, इस टाइप के एक दूसरे की तरफ है, नी एक दूसरे की तरफ है, ये इधर से इधर है, ये इधर से इधर है, इसको बोलते हैं कार्पस वॉल्गस। ठीक है। या पैर बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड डिविएशन या रोटेशन। ठीक है। अब नीज एक दूसरे से टकरा रही हैं तो इसी कंडीशन को बोलते हैं नॉक्ड नी। ठीक है, एक दूसरे से टकराती हैं। अब इसके ऑपोजिट एक और कंडीशन है, ऐसे और ऐसे। ठीक है। इसको बोलते हैं कार्पस वेरस, VARUS। ठीक है। इसमें क्या है, इनवर्ड डिविएशन। ठीक है। और ये अब बो की एक धनुष की तरह हो गई है, यहां से रस्सी लगा दें तो पूरा धनुष है, तो बो लेग्ड भी इसी कंडीशन को कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविएशन। ठीक है। अब ये अगर ज्यादा एंटीरियर वाली साइड मुड़ जाए नी, तो उसको हम बोलते हैं बक्ट नी। ठीक है। या गोट नी। और यही अगर हमारे पास पोस्टीरियर ज्यादा डिविएट होता है, पोस्टीरियर वाली साइड, तो इसको बोलते हैं काफ नी या शीप नी। ठीक। बक्ट नी का एक और नाम है नी स्प्रंग, SPRUNG। ये पता लगा कर लेता हूँ यार। ठीक है। नी स्प्रंग। ठीक है। जिससे क्या मतलब स्प्रंग क्यों, आउटवर्ड कोना सा बना होता है आगे वाली साइड, इसीलिए इसको नी स्प्रंग्स बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे वाली साइड हमारे पास रहते हैं सिसमॉइड लिगामेंट्स। इन लिगामेंट्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए इनके आसपास रहती है सिसमॉइड शीथ। ठीक है।
अगर इस सिसमोइड शीथ में क्या रहता है, फ्लूइड, और एक्सेस फ्लूइड हो जाए तो इसकी क्या होती है, डायलेटेशन, TATION, डायलेटेशन ऑफ सिसामॉइड शीथ। ठीक है, इस डायलेटेशन को हम कहते हैं विंड पफ्स या गाल्स, विंड पफ्स या विंड गाल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, ये मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, बहुत ओवर क्राउडिंग हो रही है। ये विंड पप सर फिर से बताइए ना। ये मैंने बताया कि जो हमारे पास सिसमोइड लिगामेंट होता है उसके आसपास भी एक बरसा रहता है, ठीक है, जो उसको फ्रिक्शन से बचाता है। अब मैंने आपको एनाटॉमी में दो चीजें पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था मैंने आपको बरसा, और दूसरा क्या पढ़ाया था, शीथ। ठीक, बरसा में क्या होता है, बरसा एक सिंपल बैग लाइक होता है, और शीथ क्या होता है, टेंडन के आसपास ट्यूब लाइक डबल ट्यूब होती है, मतलब ऐसे रहेगी, ये अंदर इसके स्पेस है, ये बाहर है, तो ये कनेक्टेड रहेगा, ये ऐसे। ठीक है, इसके बीच में से टेंडन जाएगा, तो ये जो बैग है इसके अंदर रहता फ्लूइड, तो इसको कहते हैं शीथ, टेंडन शीथ। अब यहाँ पे सस्पेंसरी अपने पास लिगामेंट है, लिगामेंट के बाहर भी रह सकता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के बाहर वाली साइड ये कवर करके रखेगा, तो ये हो गया सस्पेंसरी शीथ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिसमोइड बोन्स भी निकलती हैं, तो जब हमारे पास ये इसके ऊपर से जाता है तो इसको कहते हैं हम सीसामोइडियन शीथ। ठीक है, तो जब ये शीथ हमारे पास, इसके अंदर नॉर्मल भी फ्लूइड रहता है जब ये था, अब एक्सेस फ्लूइड भर जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा, तो ये जब मोटा हो जाता है तो ये वाला रीजन लेग का भी मोटा हो जाएगा, तो इसी डायलेटेशन ऑफ शीथ को कहते हैं हमारे पास विंड विंड पप। पफ्स या विंड गाल्स। ठीक, ठीक है, ठीक। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जो कि अब हम पहुंच चुके हैं फैटलॉक जॉइंट पे। तो फर्स्ट हमारे पास है ओसेल्ट्स, ये फैटलॉक जॉइंट पे होता है, यहाँ पे OSSELTS। ओसेल्ट्स क्या है हमारे पास, मेटाकार्पो फेरेंजियल जॉइंट जो है उसकी आर्थराइटिस हो जाती है। ठीक है, या सिंपली आर्थराइटिस ऑफ फैट फैट, एक सेकेंड, लॉक जॉइंट। ठीक है, तो ओसेल्ट्स होता है हमारे पास ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस ऑफ फैटलॉक जॉइंट। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, ये यहाँ पे हूफ का आपने पोर्शन अगर पढ़ा होगा तो पीछे वाली साइड एक स्ट्रक्चर रहता है हूफ में जिसको हम फ्रॉग कहते हैं। ठीक है, अब इस फ्रॉग की अगर हमारे पास डिजेनरेशन हो जाए, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं थ्रश। इट इज डिजेनरेशन ऑफ फ्रॉग ऑफ हूफ ऑफ हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइड बोन्स। साइड बोन्स, ये जो हमारे पास थर्ड फ्लैंक्स है, यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, दो हमारे पास साइड बोन्स रहती हैं। साइड बेसिकली ये कार्टिलेजेस होती हैं, और इनकी अगर ओसिफिकेशन हो जाए, मतलब इनमें
बोन लाइक फीचर्स आने लगे तो उस केस में इनको कहते हैं साइड बोन्स। ठीक है, जो कार्टिलेजेस यूजुअली रहती है हमारे पास कॉर्डोलेटरल और कॉर्डोमीडियल एस्पेक्ट पे ऑफ थर्ड फ्लैंक ऑफ हॉर्स। तो इन बोन्स के अगर हमारे पास ओसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं साइड बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन कर्व। अब ये हमारे पास आती है हाइंड लिम्ब में। हाइंड लिम्ब में कहाँ पे? पोस्टीरियो इंफीरियर। इस वाली लेग में हमें पोस्टीरियो इंफीरियर एस्पेक्ट दिख रहा है ऑफ फिबुलर टार्सल, यहाँ पे मैंने एरो लगाया है। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट ऑफ द पोस्टीरियो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ फिबुलर टार्सल। इस एनलार्जमेंट को हम कहते हैं कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कैंकर। दोनों फ्रंट और हाइंड लिम्ब में हो सकती है। कैंकर होती कहाँ पे है? हमारे पास हूफ में। CHMED, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसे CHMED नहीं आता है, बट इसमें जो इसका मतलब है वो चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। C से हमारे पास क्रॉनिक, H से है हाइपर ट्रॉपिक, M से है हमारे पास मॉइस्ट, E से है हमारे पास एक्जिमेटस, और D से है हमारे पास डर्माटाइटिस। तो ये चीज होती है कैंकर। CANKER, कैंकर। किस चीज की? कैम्ड, कैम्ड ऑफ फ्रॉग, सोल एंड वॉल ऑफ हूफ। ठीक, ये हमारे पास होता है कैंकर। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सैंड क्रैक। सैंड क्रैक सिंपली हूफ रहता है हमारे पास, ये रेड वाला जो मैंने बनाया इट इज हूफ ऑफ हॉर्स। अब इसकी ये वाली वॉल है। अब इस वॉल में हमारे पास हॉरिजेंटल क्रैक्स भी हो सकते हैं या वर्टिकल क्रैक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्रैक्स को हम बोलते हैं सेंड क्रैक। ठीक है, वर्टिकल क्रैक्स को बोलते हैं थिम्बल। एक अलग से नाम है वर्टिकल क्रैक का, थिम्बल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बोन स्टैबिन सर कर्व और बॉग। बताइए ना सर। कर्व। कर्ब, कर्ब जो है हमारे पास यहाँ पे आपको फ्यूबुलर टार्स और मीडियल वाली साइड, मतलब मीडियन एक्सेस वाली साइड हमारे पास, या सॉरी ये वाली लेटरल बोन है, लेटरल लिम्ब है, ये मीडियल है। तो ये हमारे पास फिबुलर टार्सल है और इसके मीडियल वाली साइड पे यहाँ पे एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, एनलार्जमेंट फिबुलर टार्सल के मीडियल और पोस्टीरियर वाले साइड पे एनलार्जमेंट को ही हम कर्व कहते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ द बोन ग्रोथ और एक्सोस्टोसिस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिबुलर टार्सल ओस्टाइटिस। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद अपन हम लोग बात कर रहे थे यार, सर क्रब कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर इंफीरियर साइड है, आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। सर करब वहाँ पे होता है इनलार्जमेंट, पोस्टीरियर या इंफीरियर साइड पे होता है? पोस्टीरियो पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट कर्व में। ठीक है, ये मैं आपके साथ PDF भी शेयर करूंगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, सर। तो हाँ जी, सर एक सस्टेंटेकुलर टेलाई बताया था आपने ना? एग्जैक्टली वहीं पे होता तो है। कहाँ पर?
कर्व में? यहीं पे पोस्टीरियो इस मीडियल वाले एस्पेक्ट पे, यहीं पे ये जो आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस है अलग से छोटा सा, यस। ये वही है, सस्टेंटेकुलर टेलाई ही है। तो यहीं पे अगर अगर एनलार्जमेंट हो रही है तो उसको हम उसको हम कहते हैं कर्व। ठीक। अब तो हमने एग्जाम पूछा था कहीं पर बात ना? कर रहे हैं। हाँ, सस्टेंटेकुलर टेलाई पूछा था ना। हाँ, फिबुला टार्सल किस में होता है, कौन सी में? फिबुलर टार्सल हमारे पास सारी स्पीशीज में होता है और हाइंड लिम्ब में होता है। यस। हम्म हाइंड सर लिम्ब उसमें, में, और जॉइंट जॉइंट की अगर बात करें तो टार्सल जॉइंट में। हाँ, सर उसमें पूछा था कि सस्टेंटाकुलर टेलाई प्रेजेंट इन। हाँ हाँ, सस्टेंटेकुलर, ये शायद हमने एनाटॉमी की क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यस। सस्टेंटेकुलर टेलाई, हाँ एग्जैक्टली। तो अब हम नेक्स्ट, हाँ, बात कर रहे थे बोन स्पैविन और बॉग स्पैविन का। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये भी हमारे पास हॉक जॉइंट की कंडीशन है। बो बोन स्पैविन में हमारे पास ग्रोथ होती है बोन की। ठीक है। और बॉग स्पैविन में हमारे पास एनलार्जमेंट होती है जॉइंट शीथ की। ठीक है। तो हमारे पास ये रैपिडली डेवलप होता है, प्लस इसमें रैपिडली लेमनेस भी डेवलप हो जाती है, और बोन वाला हमारे पास स्लो रहता है। पैल्पेशन में ये हार्ड रहता है, और बॉग वाला हमारे पास फ्लक्चुएटिंग रहता है। प्लस बॉग में हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक स्वेलिंग्स रहती हैं। ठीक। ऐसा हमारे पास बाकी के इसमें नहीं रहता, बाकी उसमें बोन स्पैविन में नहीं रहता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बोन स्पैविन एंड बॉग स्पैविन। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिंग बोन। तो ये जो हमारे पास फिलेंजेस है 1 2 3, अगर इनका हमारे पास एक्सोस्टोसिस हो जाए, EXOTOSIS, मतलब बोन ग्रोथ ड्यू टू इंफ्लेमेशन। ठीक है। एक कोई और भी कारण हो सकता है, बट इन्फ्लेमेशन इज द मोस्ट कॉमन। तो बोन ग्रोथ हो जाए अगर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फेरेंजियल की, तो फिर उसको हम कहते हैं रिंग बोन। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विटर। अब मैंने आपको एक यहाँ पे बनाया पढ़ाया साइड बोन्स। जब टू जो साइड पे कार्टिलेजेस हैं उनकी ओसिफिकेशन हो तो उसको कहते हैं साइड बोन्स। और इन्हीं 2 साइड बोन्स का, साइड कार्टिलेजेस का जब नेक्रोसिस हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्विटर। QUITTOR, क्विटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास नेविक्युलर डिजीज। अब मैंने आपको बताया था सिसमोइड बोन्स रहती हैं हॉर्स में, 2 ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। तो नीचे वाली साइड पे सर जो बोन, साइड बोन में ओसिफिकेशन ऑफ कोलेटरल कार्टिलेज ही हुआ ना? हाँ कोलेटरल कार्टिलेज एग्जैक्टली। यहाँ पे जो 2 कार्टिलेजेस रहती हैं कोलेटरल कार्टिलेजेस, उनका ही ओसिफिकेशन होता है। और उसका नेक्रोसिस हुआ, उसको हमने बोल दिया क्विटर। क्विटर एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये जो हमारे पास नीचे वाली सिसमोइड बोन की बात कर रहे थे, 3 रहती हैं पर लिम्ब हॉर्स में। तो जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं हम नेविक्युलर बोन। तो अगर हमारे पास इस नेविक्युलर बोन की इन्फ्लामेशन हो जाए, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, अब बोन की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं ओस्टाइटिस। तो क्रॉनिक ओस्टाइटिस अगर हमारे पास नेविक्युलर बोन का हो जाए तो उसको बोलते हैं नेविक्युलर डिजीज। ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो है कॉर्न। ये मैं साफ कर लेता हूँ, बहुत भर गया फिर से।
चलो जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्न। कॉर्न भी हमारे पास कहाँ पे होता है? नीचे वाले सोल में। कॉर्न का दूसरा नाम है ब्रूस्ड सोल। ठीक है। अब ब्रूस्ड सोल में क्या होता है कि अब देखो ये जो प्रूफ है, अगर मैं ये सॉरी, अगर ये मैं बनाता हूं थर्ड फ्लेंज, तो थर्ड फ्लेंज के बाहर वाली साइड अपने पास होता है हूफ। ठीक। अब हूफ के अंदर वाली साइड जो लेमिना है, जो इसके बाहर वाली साइड, तो इसको हम कहते हैं, ये जो ये वाली लेमिना है इसको बोलते हैं सेंसिटिव लेमिना। तो अगर किसी भी वजह से घोड़े का पैर कहीं पे टकरा गया या आके कोई पत्थर यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक घूसा पड़ गया, घूसा सा पड़ गया, मतलब ब्लंट एक इंजरी हो गई, जिसको बोलते हैं कंट्यूजन। जिसकी वजह से ये सेंसिटिव लेमिना जो था इसमें हो जाता है डैमेज। ठीक है। तो यही ब्रूज पड़ गया। कंट्यूजन मींस ब्रूज ऑफ सेंसिटिव लेमिना। कहाँ पे? एंगल ऑफ वॉल एंड बार। अब हूफ की जो भी वॉल है, ये सारी वॉल है हूफ की, और बार यहाँ पे होता है नीचे वाली साइड। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे अगर इस सेंसिटिव लेमिना का डैमेज हो जाए, उसको कंट्यूजन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कॉर्न या ब्रूस्ड सोल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है शू बॉयल। बॉयल अब मतलब छाला, जो छाला पड़ता है नॉर्मली हाथ पे पैर पे कहीं पे भी, उसको बोलते हैं बॉयल। अब शू बॉयल क्या है? ये हमारे पास है एल्बो जॉइंट का। यहाँ पे क्या हो जाता है एल्बो जॉइंट पे? बरसा बन जाता है। ठीक है। बरसा कब कब बनता था? जब एल्बो जॉइंट पे बार बार कोई चीज टकरा रही है या फिर ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, तब वो बैग लाइक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है, या बैग लाइक फ्लूइड फिल्ड बैग जो है, वो वहां पे डेवलप होता है, जिसको हम बरसा कहते हैं। अब ये क्यों होता है? जब घोड़ा चलता है तो घोड़े के पैर में हुई होती है शूइंग। तो जब वो चलता है तो अगर शूइंग प्रॉपर नहीं है, तो ये यहाँ से जब फोल्ड करता है तो यहाँ पे टकराता है। ये एक कारण, कॉमन कारण रहता है कि अपने पास यहाँ पे एक बरसा डेवलप हो जाता है बार बार टकराने से। तो उसको कहते हैं हम शू बॉयल। अब पैर के टकराने की वजह से हो रहा है, लेकिन हो कहाँ रहा है? पॉइंट ऑफ एल्बो पे। ठीक है। और इसी बरसा को हम हाइग्रोमा भी कहते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा हाइग्रोमा ऑफ एल्बो जॉइंट, तो वो यही होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो है स्प्लिंट। ठीक है। स्प्लिंट, अब आपको ध्यान में आ गया होगा, स्प्लिंट मतलब स्प्लिंट बोन्स। ठीक है। तो स्प्लिंट बोन्स हमारे पास कहाँ पे रहती है? मेटाटार्सल या मेटाकार्पल रीजन में। तो सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ मेटाकार्पल या मेटाटार्सल इज कॉल्ड स्प्लिंट बोन्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन ओपन जॉइंट। ये किसी भी जॉइंट में हो सकती है। ओपन जॉइंट मतलब जॉइंट खुल गया। खुल गया कैसे? सर आवाज नहीं आ रही है। पेनिट्रेटिंग सर वॉइस कट हो रहा है। वूंड से, जॉइंट में, हॉक्स जॉइंट में, पेटलॉक जॉइंट में।
वॉइस कट हो रहा है, जस्ट अ सर फिर सेकेंड। से बताइए, आवाज ही नहीं आई। हम्म। अब ठीक है। नहीं आ रही है सर अभी भी। अब आ रही है? हेलो। आ रही है। ओके। सो आप लोग कहाँ तक आपको आवाज आई है क्लियरली? अब पिछली 2-3 मिनट का फिर से बता दीजिए ना। प्लेन के बाद वो ओपन जॉइंट। ओके, शू बॉयल हमने डिस्कस किया था, तो शू बॉयल आपको समझ आ गया था। तो शू बॉयल क्या था? शू बार बार टकराता है पॉइंट ऑफ एल्बो पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बरसा डेवलप हो जाता है। उसी बरसा को हम कहते हैं, जब वो डेवलप होता है शू बॉयल कंडीशन, उस बरसा को हम हाइग्रोमा भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने स्प्लिंट बोन्स, स्प्लिंट जो कंडीशन है वो डिस्कस की। स्प्लिंट में क्या है कि स्प्लिंट बोन कहाँ पड़ी थी हॉर्स में? मेटाकार्पल या मेटाटार्सल के पीछे वाली साइड जो बोन थी। तो जिस रीजन में प्रेजेंट है, मेटाटार्सल में प्रेजेंट है और मेटाकार्पल में प्रेजेंट है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज मेटाकार्पल और मेटाटार्सल इज कॉल्ड स्प्लिंट कंडीशन। ठीक है। इसके बाद जो डिस्कस किया वो किया ओपन जॉइंट। अब जॉइंट, ओपन जॉइंट मतलब खुला हुआ जॉइंट। जॉइंट खुलेगा कैसे? कि उसमें कोई पंचर हो जाए, तो कोई पेनिट्रेटिंग वूंड हो जाए किसी भी जॉइंट में, हमारे पास ओस्कॉक्सी में हो जॉइंट में पेनिट्रेटिंग वूंड, स्टाइफल में हो जाए, हॉक जॉइंट में हो जाए, पेटलॉक जॉइंट में हो जाए, पेस्टन जॉइंट में हो जाए, या फिर कॉफिन जॉइंट में। तो किसी भी जॉइंट में किसी कील से, किसी भी वजह से कोई भी पेनिट्रेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ओपन जॉइंट की। जॉइंट जो है वो ओपन हो गया टू द एनवायरमेंट। ठीक। अब इसके बाद हमारी कंडीशन आती है, जो हमारे क्लास में पहले भी किसी बच्चे ने पूछी थी, दैट इज थोरोपिन। थोरोपिन। ठीक है। अब हमारे पास थोरोपिन क्या होता है? ये हमारे पास यहाँ पे टार्सल शीथ रहती है। ठीक है, यहाँ पे और ऊपर वाली साइड अगेन शीथ है, तो किसी न किसी स्ट्रक्चर के आसपास रहेगी। जो हमारे पास लिगामेंट्स रहते हैं यहाँ पे, ये पीछे वाली साइड यहाँ पे टीबिया के कॉर्डल वाले एस्पेक्ट पे, उनके अराउंड हमारे पास शीथ रहती है। एक्चुअली ये टेंडन पीछे वाली साइड रहता है, आगे वाले साइड दूसरे टेंडन रहते हैं। इनके बीच में जो हमारे पास शीथ रहती है उसको हम कहते हैं टार्सल शीथ। और इस टार्सल शीथ की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्रीज हो जाएगा फ्लूइड एक्युमुलेशन। ठीक है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इसमें स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे पास स्वेल अप हो गई सारी साइट। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं थोरोपिन। और ये हमारे पास क्रोनिक इन नेचर होती है। ठीक, मतलब बहुत लंबी देर तक अगर इस रीजन में हमारे पास स्वेलिंग बन रही है, और हम जब पकड़ते हैं तो हमें वाटरी बैग लाइक वो स्वेलिंग रखती है, तो उसको कहते हैं हम थोरोपिन। ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो है, एक सेकेंड। नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास वो है बटर्स फुट। अब ये यहाँ की कंडीशन है डिजिटल फ्लाइंग की, या फिर इसको बोलते हैं
पायरामिडल डिजीज। ठीक है, अब इसका ये जो क्रेनियल वाला एस्पेक्ट आपको दिख रहा है जहां पे लिगामेंट आके अटैच होते हैं, तो अगर हॉर्स सपोज करो रन कर रहा है, रन करते करते पत्थर आ गया, पत्थर पे जब ये अपना पैर हवा में रखता है तो ये वाला पीछे वाली साइड फोल्ड होता है, तो इस पत्थर से डायरेक्टली डायरेक्टली आके ये वाला पार्ट टकराता है, जिसकी वजह से बोन का ये जो अपर मोस्ट टिप है, जो ये वाला टिप है, तो वो टकराता है, जिसकी वजह से इसका हो जाता है एक्सोस्टोसिस। ठीक है, तो यहां से इसके फुट की शेप चेंज हो जाती है, तो ये यहां से बढ़ जाएगा तो ये ऐसे हो जाता है, तो एक पायरामिड सा बन जाता है, तो इसीलिए इसको हम पायरामिडल डिजीज भी कहते हैं, और इसी कंडीशन का नाम है बट्रस फुट। यहाँ ये वाला प्रोसेस जो है वो बड़ा हो जाता है, तो एक पिरामिड की शेप ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो शेप है वो पिरामिड लाइक होती है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं पिरामिडल डिजीज। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो थर्ड फ्लैंक का टिप वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर प्रोसेस। तो एक्सोस्टोसिस ऑफ एक्सटेंसर प्रोसेस ऑफ थर्ड फ्लैंक या ओस पेडिस इज कॉल्ड बटरस फुट या पिरामिडल डिजीज। अच्छा, एक चीज शायद हमें हमसे रह गई हो या हमने डिस्कस करना भूल गए हो, जैसे ओस्पेडिस हमारे पास थर्ड फ्लैंक का नाम है, तो फर्स्ट का है ओस सुफ्रागिनिस, और अपने पास सेकंड फ्लैंक का है ओस कोरोने। ठीक है, ये भी कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास सीडी टो। ठीक है, अब हमारे पास जो मैंने आपको हुफ की डायग्राम बना के दिखाई दिखाई थी, इसके अंदर हमारे पास रहती है ये थर्ड फ्लैंक। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ये रहती है लेमिना। तो हमारे पास दो टाइप की लेमिना रहती है, सेंसिटिव लेमिना, और इसके बाहर वाली साइड रहती है हमारे पास इनसेंसिटिव लेमिना। क्या होता है जब लेमिनाइटिस होता है तो ये थर्ड फ्लैंक का रोटेशन होता है और वो यहाँ से नीचे से बाहर आने लगती है, जो अब क्रोगनिक लेमिनाइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेंसिटिव लेमिना इसके ऊपर चिपका रह जाता है और इनसेंसिटिव लेमिना यहाँ पे रह जाता है, तो ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है इन chronic laminitis। तो separation of sensitive lamina from insensitive lamina is called CD2। ठीक, ये होता है हमारे पास थर्ड फ्लैंक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो जनरलाइज्ड टर्म्स हैं, जैसे कि स्ट्रेन, स्ट्रेन। ठीक है, तो स्प्रेन हमारे पास क्या होता है, स्प्रेन में हमारे पास ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या स्ट्रक्चर होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट जोड़ते हैं बोन से, बोन टू बोन, टेंडन या एपोन्यूरोसिस ये जोड़ते हैं सॉरी मसल्स को टू बोन। ठीक है, मसल्स को बोन से, तो ये फर्क है टेंडन और लिगामेंट में। तो स्प्रेन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बोन टू बोन जोड़ता है, अगर उसकी ओवर स्ट्रेचिंग
या फिर टीयर हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं स्प्रेन। और स्ट्रेन याद रखने के लिए देखो, ST, टी पहले से है इसमें, T फॉर टेंडन, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, स्प्रेन क्या है तो स्ट्रेन क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हुआ, ओवर स्ट्रेचिंग और टीयर ऑफ टेंडन और मसल, ठीक है। मसल के टूटने को स्ट्रेन कहते हैं, या फिर टेंडन के टूटने या ओवर स्ट्रेचिंग को। तो नॉर्मली हमें जो मसल पेन होता है हम कहते हैं ना स्ट्रेन पड़ गया, स्ट्रेन, तो वो स्ट्रेन यही होता है, टेंडन या मसल के ओवर स्ट्रेच, ठीक। अगर वही चीज हमारे पास लिगामेंट के साथ हो जाए तो वो चीज हम कहेंगे स्प्रेन है, ठीक। अब नेक्स्ट दो ही डेफिनेशंस बची हैं, फिर हमारी ये सेशन एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास रूरल पैरालिसिस, इसका सिंपल दूसरा नाम है फीमोरल नर्व पैरालिसिस, ठीक। फीमोरल नर्व यहाँ से चलती है इसके मीडियल वाले एस्पेक्ट से, तो जैसे ही यहाँ पे फीमर के लेवल में ही उसको फीमोरल नर्व कहते हैं, तो यहाँ से अगर डैमेज हो जाए नर्व का तो उसको कहते हैं फीमोरल नर्व पैरालिसिस। इसका दूसरा नाम है रूरल पैरालिसिस, ठीक। अब एक और कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पूछी जाती है, जगह ही नहीं, वो कंडीशन है हमारे पास स्ट्रिंग हॉल्ट, और ठीक है। ये पहले भी डिस्कस किया था। इसमें क्या है, घोड़ा नॉर्मली चल रहा है, एकदम से उसने यहां तक उठा दी अपनी टांग, ठीक है, फिर से उठा दी, मतलब हाइपर, अब यहां तक टांग उठाएगा, ये जॉइंट भी फ्लेक्स कर रहा है, ये जॉइंट भी फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, तो हाइपर फ्लेक्शन हो जाती है इसमें। हाइपर फ्लेक्शन ऑफ हॉक जॉइंट लिखा जाता है, बट देर इज ऑल्सो फ्लेक्शन ऑफ स्टाइफल जॉइंट, ठीक। हाइपर फ्लेक्शन ऑफ हॉक जॉइंट एंड स्टाइफल जॉइंट, कॉज इसका मोस्टली न्यूरोलॉजिकल होता है। और इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास, ट्रीटमेंट भी इसका पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास होता है कि टीनोटोमी ऑफ पेरोनियस टर्टियस, जिसको हम बोकार्स ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक, या टीनोटोमी ऑफ लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर, ये दो जो भी ऑप्शन में अपने पास अवेलेबल हो ये टिक कर देना है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी कॉमन टर्म्स जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कॉमनली चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फिलहाल मोस्ट ऑफ द टर्म्स हैं जो भी सर्जरी से आती हैं एनेस्थीसिया को छोड़ के, तो वो सारी इस क्लास में हमने कवर की हैं। तो ये मैंने सारी लिख रखी हैं, तो आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए इसको, या ये वाली जो क्लास है वो रिकॉर्डेड है, कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस की है, सारी बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आपको जस्ट पता हो, आइडिया लगे। स्ट्रेन है जैसे ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल और टेंडन, स्प्रेन है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट, ठीक है। CD2 है सेपरेशन ऑफ सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव लेमिन, कोरोनल पैरालिसिस, फीमोरल नर्व पैरालिसिस, स्ट्रिंग हॉल्ट, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ हॉक, ठीक है। तो ऐसे ही, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक थोड़ा सा क्विज भी रखूंगा, जिसमें इस क्लास में जो भी हमने डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस की हैं वो मैं पूछूंगा कि ये वाली चीज क्या करती है, इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या चीज करनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड in this class, so let us have some discussion now. First let me stop the recording.